हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एनर्जी कंजर्वेशन के 10th चैप्टर ऊर्जा का लेखा परीक्षण एनर्जी ऑडिट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एनर्जी ऑडिट है क्या, ऊर्जा का लेखा परीक्षण है क्या। तो लेखा परीक्षण का मतलब है कि एक ऐसा निरीक्षण जिसके माध्यम से हम जिस चीज़ का भी निरीक्षण कर रहे हों उसमें बिना प्रभावित किए, प्रक्रिया को बिना प्रभावित किए क्या इनपुट देकर और क्या आउटपुट मिल रहा है, इसकी जांच करना जो है वो लेखा परीक्षण कहलाता है। लेखा परीक्षण, जब ऊर्जा के संदर्भ में बात करेंगे लेखा परीक्षण की, तो हम कहेंगे कि ऊर्जा लेखा परीक्षण एक ऐसा निरीक्षण है जिसकी मदद से हम किसी इमारत या उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रवाह का विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें आउटपुट को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना सिस्टम में ऊर्जा इनपुट की मात्रा को कम करने के लिए एक प्रक्रिया या प्रणाली शामिल होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को बिना प्रभावित किए हुए हम ये जांच करेंगे कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट की मात्रा को और ज़्यादा कम करके, ऊर्जा की खपत को और ज़्यादा कम करके उतना ही आउटपुट किन तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊर्जा का लेखा परीक्षण। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी ऑडिट की परिभाषा, ऊर्जा लेखा परीक्षण की परिभाषा। क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि ऊर्जा के लेखा परीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तृत रूप से समझाइए। तो ऊर्जा लेखा परीक्षण की परिभाषा क्या है कि एनर्जी ऑडिट यानी ऊर्जा का लेखा परीक्षण एनर्जी मैनेजमेंट के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की कुंजी है। यह अपने उपयोग के साथ कुल ऊर्जा इनपुट को संतुलित करने का प्रयास करता है और एक सुविधा में सभी ऊर्जा स्ट्रीम की पहचान करने का कार्य करता है। यानी कि उन्होंने बताया कि एनर्जी मैनेजमेंट के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की कुंजी जो है वो क्या कहलाती है, एनर्जी आउटपुट कहलाती है। ठीक है, एनर्जी आउटपुट का अर्थ होता है ऊर्जा लाभ के विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें शामिल करना और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना सहित ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण करना। ठीक है, इसके आगे जब बात करेंगे तो बात होगी एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता। तो एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऊर्जा के लेखा परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इंट्रोडक्शन और परिभाषा को समझने के बाद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऊर्जा के लेखा परीक्षण की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ी कि हम जो है वो ऊर्जा की खपत को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्राप्त किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो क्या है, हमें लेखा परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बताया कि देखो, किसी भी उद्योग में 3 शीर्ष परिचालन लागत अक्सर ऊर्जा, श्रम और सामग्री के रूप में पाए जाते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री जो है वो किन चीज़ों पे चलेगी, ऊर्जा पे, श्रम पे यानी कि लेबर पे, और मटेरियल यानी कि सामग्री के रूप में। ठीक है, तीनों के बीच ऊर्जा की लागत में कमी की उच्चतम संभावना है। ठीक है, ऊर्जा ऑडिट से उद्योग में ऊर्जा का उपयोग करने के तरीकों के बारे में अधिक समझने में मदद मिलती है और उन क्षेत्रों को पहचान करने में मदद मिलती है जहां कचरे हो सकते हैं, जहां सुधार की गुंजाइश मौजूद है।
ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि ऊर्जा ऑडिट के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो ये 3 टाइप्स के हुए। पहला है प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा, दूसरा है लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा और थर्ड है विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा की। तो प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा जो है उसको हम वर्क थ्रू ऑडिट या डायग्नोस्टिक ऑडिट के नाम से भी जानते हैं, और यह एक ऐसा त्वरित अभ्यास है और मौजूदा या आसानी से प्राप्त डेटा का उपयोग करके जो है वो ऊर्जा का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण का एक क्षेत्र जो है वो लिमिटेड है, और वो क्या है, मतलब उस कहने का ये है कि प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें निर्धारित हैं। जैसे संगठन में ऊर्जा की खपत को स्थापित करना। ठीक है, जो भी आप इंडस्ट्री चला रहे हैं या आप अपने घर में ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं, उन सबको खपत का एक निश्चित मात्रा को स्थापित करना। संबंधित डेटा जैसे कि ऊर्जा की खपत से संबंधित उत्पादन आदि को प्राप्त करना। ऊर्जा बचत की गुंजाइश का अनुमान लगाना। ध्यान के लिए सबसे अधिक संभावना और सबसे आसान क्षेत्रों की पहचान करना। तत्काल सुधार बचत की पहचान करना। ऊर्जा की खपत के लिए एक आधार रेखा या संदर्भ बिंदु स्थापित करना। अधिक विस्तृत अध्ययन माप के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। ठीक है, रिसाव रोकना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, ये सारे काम करते हैं। ज़रूरत ना होने पर उपकरण बंद कर देना, उपयुक्त लैंप और विद्युत लैंप के साथ प्रतिस्थापन करना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भाप गर्म उपकरण और कंडेंसर की रिकवरी के लिए परिवर्तित करना, उपकरणों पर इंसुलेशन स्थापित करना, पीक स्टीम या पानी की मांग को कम करने के लिए प्रक्रिया संचालन की समयबद्ध जांच करना। ठीक है, फिर आता है हमारा लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षण। तो लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षण जो है वो हमारा सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, और प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण से ही हमारा जो है वो लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा उत्पन्न होता है। ठीक, देखो उन्होंने पहली लाइन में दिया भी है कि लक्षित ऊर्जा ऑडिट अक्सर प्रारंभिक ऑडिट से उत्पन्न होते हैं और वे निर्दिष्ट लक्ष्य परियोजनाओं पर डेटा और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए एक संगठन या एक उद्योग अपनी बचत प्रणाली या बॉयलर सिस्टम या स्टीम सिस्टम या कंप्रेस्ड एयर प्रणाली को ऊर्जा की बचत के दृष्टिकोण से लक्षित कर सकता है। ठीक है, लक्षित ऑडिट में लक्षित विषयों के विस्तृत सर्वेक्षण और ऊर्जा प्रवाह और लक्ष्यों से जुड़े लागत का विश्लेषण शामिल है। ठीक है, अंतिम परिणाम कार्रवाई किए जाने के बारे में सिफारिशें हैं। ठीक, फिर आता है हमारा डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट क्या है, विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा। ठीक, तो क्या है, देखो विस्तृत ऊर्जा ऑडिट एक व्यापक ऑडिट है। यह और एक सुविधा के लिए एक विस्तृत ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन योजना का परिणाम है, क्योंकि यह सभी प्रमुख उपकरणों के ऊर्जा उपयोग के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न परियोजनाओं के इंटरैक्टिव प्रभावों पर विचार करता है और ऊर्जा बचत और लागत का सबसे सटीक अनुमान प्रदान करता है। इसमें विस्तृत ऊर्जा लागत बचत गणना और परियोजना कार्यान्वयन लागत शामिल है। ठीक है, एक विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा में मुख्य तत्वों में से एक ऊर्जा संतुलन है। यह ऊर्जा उपयोग प्रणालियों की एक सूची पर आधारित है। वर्तमान में परिचालन स्थितियों की धारणा, ऊर्जा उपयोग की माप और गणना,
उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा की बात करेंगे तो उसमें केवल एक ही चीज़ आती है कि पूरे उद्योग या पूरे संगठन में प्रत्येक चीज़, प्रत्येक मशीन और मशीन का प्रत्येक पार्ट पे ऊर्जा की खपत और उसके बाद मिलने वाले आउटपुट पर विचार करना जो है वो हमारा क्या कहलाता है, विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा कहलाता है। ठीक है। अब विस्तृत ऊर्जा ऑडिट के संचालन के लिए एक व्यापक 10 चरण कार्यप्रणाली निम्नानुसार समझाई गई है। विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण के अंदर हम जो है क्या करते हैं, 10 चरण बताए गए हैं पूरे ये, और इन 10 चरण में ही पूरा ये प्रक्रिया विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा की संपूर्ण होती है। ठीक है। तो पहला चरण क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अच्छा दूसरी एक चीज़ और कि जब भी हम विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण की बात करेंगे तो हमारा प्रारंभिक लेखा परीक्षण, लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षण और विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण तीनों एक ही साथ काम करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट चरण में क्या करते हैं, योजना और व्यवस्था बनाते हैं, ऑडिट के माध्यम से चलना, ऊर्जा मैनेजमेंट, ऊर्जा संयंत्र प्रबंधक के साथ अनौपचारिक साक्षात्कार करना। इसी तरीके से चरण 2 में क्या करेंगे, सभी संभागीय प्रमुखों और ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों 1 से 2 बजे के साथ 1 से 2 लोगों के साथ बैठकर आपस में बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या समस्या है, कैसे समाधान निकाल सकते हैं, कैसे इसकी जगह पे कोई दूसरा उपकरण यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है चरण 3। तो जो पहले वाला डेटा है उसके लिए पूरी एक डिस्कस करेंगे, फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाएंगे और एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, ये 4 चरण हैं। चौथा चरण क्या है, सर्वेक्षण और निगरानी का संचालन करना। फिर आता है 5वां, चयनित प्रमुख ऊर्जा उपकरणों के लिए विस्तृत परीक्षणों और परीक्षणों का संचालन। ठीक है। फिर चरण 6 जो है वो है ऊर्जा उपयोग का विश्लेषण। चरण 7 ऊर्जा संरक्षण अवसरों की पहचान और विकास। चरण 8 लागत लाभ विश्लेषण। चरण 9 शीर्ष प्रबंधन की रिपोर्टिंग और प्रस्तुति। और चरण 10 कार्यान्वयन और अनुवर्ती। इन सबको आप जो है वो याद कर लें। ठीक है। सारे चरण आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे पेपर में लिख के आने के लिए। फिर आता है ऊर्जा ऑडिट की विधि। ठीक है। तो मेथडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट, तो इसमें भी 3 चरण हुए, प्री ऑडिट चरण और पोस्ट ऑडिट चरण। ठीक है। तो प्री ऑडिट चरण क्या था कि ऊर्जा लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के बारे में साइट के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा करना। यानी कि प्री ऑडिट वो चरण था जिसमें हम किसी भी उद्योग या संगठन को स्थापित करने से पहले, किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरा एक जो भी उचित आकलन करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्री ऑडिट चरण कहलाएगा। ठीक है। और वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रारंभिक अध्ययन कहलाता है। तो उन्होंने बताया भी कि साइट का प्रारंभिक अध्ययन हमेशा किया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रभावी ऑडिट के लिए उचित नियोजन एक पूर्व आवश्यकता है। एक प्रारंभिक साइट का दौरा केवल 1 दिन का होना चाहिए और ऊर्जा लेखा परीक्षक को संबंधित कर्मियों से मिलने, साइट से परिचित होने और ऊर्जा ऑडिट करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का आकलन करने का अवसर देता है। ठीक है। अब उसके जो निम्नलिखित कार्य हैं प्री ऑडिट चरण के अंतर्गत जो हमें करने चाहिए वो क्या क्या हैं कि ऊर्जा लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के बारे में साइट के वरिष्ठ यानी कि सीनियर मैनेजमेंट के साथ चर्चा करें, ऑडिट के उद्देश्यों को समझाएं और सुविधा यात्रा के दौरान जिस तरह की जानकारी की आवश्यकता है उसे इंगित करें। लेखा परीक्षा की सिफारिशों से जुड़े आर्थिक दिशा निर्देशों पर चर्चा करें। संबंधित कर्मियों के साथ प्रमुख
ऊर्जा खपत डेटा का विश्लेषण करें। फिर उपलब्ध साइट चित्र प्राप्त करें। साइट के प्रतिनिधि के साथ साइट पर जाएं। इस तरीके से जो है वो ये सारे प्री ऑडिट के अंतर्गत आने वाले स्टेप्स हैं जिन्हें हमें एक एक करके फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है ऑडिट चरण। तो ऑडिट चरण के क्या स्टेप है? ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत क्या हैं, ऊर्जा लागत कितनी है, इन सब की जांच करना। टैरिफ डेटा, साइट सेवाओं का सृजन किस तरीके से किया गया है और किस तरीके से इन्हें बढ़ाया जा सकता है, मतलब वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हवा, पानी, ठंडा पानी, किस तरीके से आप जो है वो इन सारी सेवाओं को साइट पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया और सामग्री प्रवाह आरेख। ठीक, मात्रा और कच्चे माल का प्रकार, क्षमता का उपयोग, क्षमता, उपज, प्रतिशत, स्वीकृति, अस्वीकृति, पुनरावृत्ति, मात्रा और कचरे के प्रकार, ईंधन, पानी, भाप, बिजली, संपीड़ित हवा, ठंडा पानी का सेवन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये काय में आती हैं? ऑडिट चरण में आती हैं। और इसके बाद जब हम बात करें पोस्ट चरण की, तो पोस्ट चरण कौन सा होता है? जो हमारी प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद हम मिलने वाले आउटपुट पे विचार करते हैं, वो है हमारा क्या? पोस्ट ऑडिट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो भी हमने प्रोडक्शन करा, जो भी हमने उद्योग को अपने को चलाया या हमने अपनी इमारत में ऊर्जा का खपत करा, तो उस ऊर्जा के खपत के बाद जो भी हमें परिणाम मिला, उस मिलने वाले परिणाम का फीडबैक क्या है। अगर वो फीडबैक कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अगर वो फीडबैक अच्छा आ रहा है तो इसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पे सोचना, ये सब क्या है? ये सब है हमारा पोस्ट ऑडिट। ठीक है, इसी तरीके से आगे आता है एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एनर्जी ऑडिट क्या था, डेफिनीशन ऑफ एनर्जी ऑडिट, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एनर्जी ऑडिट की विधि, मैथडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट, और अब हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। तो एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने बताया कि एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता उन मापदंडों की पहचान करना और उन्हें निर्धारित करना है जहाँ ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। ये सारे पैरामीटर, जैसे आपने देखा होगा वोल्ट, करंट को काय में नापते हैं? आई में। करंट को काय से डिनोट करते हैं? आई से। पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, किलोवाट एम्पियर। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम क्या करते हैं? एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा? विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र क्यों यूज़ करते हैं? क्या नापने के लिए? किलोवाट एम्पियर, हर्ट्ज़, किलोवाट, वोल्ट। ये हमारे क्या हैं? विद्युत मापदंडों को मापने के लिए उपकरण हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कुछ उपकरण हार्मोनिक्स को भी मापते हैं। ठीक है, इन उपकरणों को ऑनलाइन यानी मोटरों को बिना किसी रोक टोक के चलाने पर लगाया जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है? फायराइट। तो ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। पिटॉट ट्यूब क्या होती है, फायराइट क्या होता है। ठीक है, दहन गैस विश्लेषक क्या होते हैं, ईंधन दक्षता मॉनिटर, संपर्क थर्मामीटर। अब जैसे थर्मामीटर है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर क्या है? थर्मोकपल है। थर्मोकपल क्यों यूज़ किया जाता है? प्रवाह गैस, गर्म हवा, गर्म पानी के तापमान को धारा में जांच द्वारा सम्मिलित करते हैं। सतह के तापमान के समान उपकरण के साथ एक पत्ती प्रकार की जांच का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से क्या है? ईंधन दक्षता
मॉनिटर। ईंधन दक्षता मॉनिटर क्या है? यह फ्लू गैस के ऑक्सीजन और तापमान को मापता है। आम ईंधन के कैलोरी मान माइक्रो प्रोसेसर में फीड किए जाते हैं जो दहन की गणना करते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? दहन गैस विश्लेषक। तो दहन गैस विश्लेषक क्या होता है कि इसमें अंतर निर्मित रासायनिक कोशिकाएं होती हैं दहन गैस विश्लेषक में, जो क्या करती हैं? विभिन्न गैसों CO2, CO, NO, SO, ठीक है, आदि को मापती हैं और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर गैस विश्लेषक जो होता है, गैस एनालाइज़र जो होता है, उसको लचीला किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। तो इससे क्या करते हैं हम? यह गैर संपर्क प्रवाह माप के लोकप्रिय साधनों में से एक है। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के दो मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांजिट टाइम और दूसरा डॉपलर। तो ट्रांजिट टाइम क्या है? ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक मीटर में प्रेषक और रिसीवर दोनों होते हैं। वे एक पाइप के पार के दो अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजते हैं। एक प्रवाह के साथ यात्रा करता है और एक प्रवाह के खिलाफ यात्रा करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल करते हैं। और प्रवाह के साथ यात्रा करने वाला अल्ट्रासोनिक संकेत प्रवाह के खिलाफ यात्रा करने वाले सिग्नल की तुलना में तेज़ी से यात्रा करता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? फ्लोमीटर दोनों संकेतों को नाप लेता है। एक तो वो जो प्रवाह के साथ चल रहा है और एक वो जो फिर प्रवाह के खिलाफ चल रहा है। तो क्या करता है? अल्ट्रासोनिक मीटर दोनों मापों को नाप लेता है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या है? नॉन कांटेक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोग्राफी, स्पीड मेजरमेंट, साइक्रोमीटर, लक्स मीटर, स्मार्ट एनर्जी मीटर। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लक्स पढ़ा था, तो लक्स किस लिए यूज़ करते थे? लाइट के सेंस में यूज़ करते थे, याद करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया देखो लक्स में कि यह एक प्रकाश संवेदनशील सेल आपतित प्रकाश को मापता है और मूल्यांकन करता है कि मानव दिन के उजाले की संवेदनशीलता के खिलाफ परिणामी मान लक्स में माप परिणाम है। यह अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन इसके लिए हर प्रकाश स्पेक्ट्रम के लिए एक अलग सुधार फैक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो क्या हैं? हमारी ऊर्जा लेखा परीक्षण को नापने के लिए काम में आती हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताया ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग प्रारूप। तो ऊर्जा लेखा परीक्षा के बाद जो रिपोर्टिंग तैयार होगी उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए? ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट की लंबाई और विस्तार ऑडिट की गई सुविधा पर निर्भर करेगा। ऊर्जा की ऑडिट की रिपोर्ट की लेंथ जो होगी वो किस पे निर्भर करेगी? विस्तार ऑडिट पे। ठीक है, और रिपोर्ट एक कार्यकारी सारांश के साथ शुरू होना चाहिए जो कुल बचत के साथ संक्षिप्त सारांश के साथ लेखा परीक्षा की सुविधा का प्रबंधन प्रदान करती हो। यानी कि उस प्रारूप में यह भी बताया गया हो कि कैसे हम जो है वो एनर्जी की मात्रा, एनर्जी की खपत को, एनर्जी के कंजम्पशन को कम करके और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करें। ठीक है, फिर विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा सामग्री। तो ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट, एनर्जी ऑडिट टीम, एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, इन सब में क्या क्या होता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या है कि संयंत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके की मशीनें यूज़ की, उसमें किस तरीके की ऊर्जा का खपत हुआ। ठीक है, किन किन लोगों ने ऑडिट की, क्या क्या विश्लेषण किए उन लोगों ने, क्या क्या ऑडिट करने वाली टीम के द्वारा उसमें कमी देखी गई और क्या क्या सुधार किए जाने आवश्यक हैं, ये सारी। और एक इस तरीके से समरी तैयार करनी चाहिए। ठीक है, फिर ये पेज कुछ साफ़ नहीं है, ये मैं दोबारा भेज दूंगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर ये जो है
आपका काम का नहीं है। इसमें दे रखा है ऊर्जा बचत अनुशंसाओं का सारांश। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके काम की नहीं है कोई भी। इस तरीके से आपका जो है ये हमारा 10th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।